बच्चों व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो पहले ध्यान से समझिएगा कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों, व्हीटस्टोन ने जो व्यवस्था बनाई वो किसी चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए बनाई, प्रतिरोध को फाइंड आउट करने के लिए बनाई। तो ठीक है, तो इसमें बच्चों संरचना कैसे उन्होंने बनाया इसको वो देख लेते हैं। संरचना की बात करें तो इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें 4 प्रतिरोध हैं बच्चों, पी क्यू आर एस, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज ए बी सी डी ये बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब प्रतिरोधों को हम इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं बच्चों, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि किन्हीं 2 प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर रहे, यानी इनका इस प्रतिरोध का अनुपात इससे निकाला जाए या इसका इससे निकाला जाए तो अनुपात दोनों बराबर आए, इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे, या फिर इसका यानी पी का क्यू से और आर का एस से निकाला जाए तो बराबर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे जोड़ा जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में कुंजी K2 की सहायता से धारामापी तथा दूसरे विकर्ण AC में कुंजी K1 की सहायता से सेल लगा देते हैं बच्चों। यहां से देखो, इसके एक विकर्ण BC में बच्चों, BD है बच्चों, ये एक विकर्ण BD में कुंजी K2 की सहायता से धारामापी लगा देते हैं तथा दूसरे विकर्ण AC में क्या लगा दिया बेटा, ये यहाँ पे, ये जो हालांकि है तो यहीं पे लेकिन हमने नीचे बना दिया इसको, तो विकर्ण AC में कुंजी K1 की सहायता से एक सेल लगा देते हैं बच्चों। आइए पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि। उम्मीद है आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्रियाविधि, ये बहुत ही समझने लायक बात है बच्चों। देखिए, जब कुंजी K1 को दबाते हैं बच्चों, यहां K1 लिख लेना, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परपथ में धारा बहने लगती है बच्चों। ठीक है, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परपथ में धारा I बहने लगती है। ठीक है, जो बिंदु A पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जो बिंदु A पर पहुंचकर बच्चों, बिंदु A पर पहुंचकर 2 भागों में बट जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, यहां 2 रास्ते मिल गए, इसे इधर और इधर। तो बेटा मान लेते हैं, माना भुजा AB में धारा I1 तथा भुजा AD में बच्चों धारा I2 बहती है। ये मान लिया हमने, I2 बहती है। ठीक है, हमने कहा माना भुजा AB में धारा I1 तथा AD में धारा I2 बहती है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों इतना हो गया यहां तक। अब बात आ गई B पर, यहां पे धारा पहुंचेगी। अब बच्चों कुंजी K2 को दबाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कुंजी K2 को दबाते हैं। अब ये देखते हैं, है ना, कुंजी को दबा करके, अब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी में क्या कोई विक्षेप नहीं आता, तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। अब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता। कुंजी K2 को, यहां से K2 को दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई जब धारा आएगी, K2 को दबाएंगे तो धारा आएगी, तो धारामापी में विक्षेप आएगा। विक्षेप का मतलब है सुई का हिलना, ऐसे करके। तो धारामापी में कोई विक्षेप, सुई हिलती नहीं क्योंकि करंट आता ही नहीं है, तो धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता, है ना। इस स्थिति में जब विक्षेप नहीं आएगा बेटा, तब माना जाता है कि ये सेतु संतुलन की अवस्था में है, जब विक्षेप ना आए तब। ठीक है, अगर विक्षेप आ गया तो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, नहीं आता। इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में सेतु संतुलन की अवस्था में होगा।
इस स्थिति में सेतु क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है बच्चों, संतुलन की अवस्था में होगा, है ना। अर्थात भुजा बीडी में कोई धारा नहीं जाएगी, है ना, है ना। अर्थात भुजा बीडी में कोई धारा नहीं बहेगी। अर्थात भुजा बीडी में कोई धारा नहीं बहेगी बच्चों, भुजा बीडी में कोई धारा नहीं बहेगी, है ना। तब हम ये कह सकते हैं, तब भुजा बीसी में भी वही धारा जो I1 वही धारा बहेगी जो AB में बह रही है ना। तब भुजा BC में वही धारा बहेगी जो भुजा किस में बह रही है, BC में भी वही धारा बहेगी जो भुजा AB में बहती है। वही धारा, कौन सी धारा बेटा, I1, वही धारा I1 बहेगी जो भुजा किस में बहती है, जो भुजा BC में बहती है, जो भुजा BC में बहती है, सॉरी जो भुजा AB में बहती है, सॉरी भुजा BC में वही धारा बहेगी जो भुजा AB में बहती है, ठीक है। इसी प्रकार भुजा DC में वही धारा बहेगी जो AD में बहती है। इसी प्रकार बच्चों यहां से इसी प्रकार, क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई धारा जा नहीं रही है, इसमें धारा नहीं जा रही तो जो I1 है वो पूरी इसमें चली जाएगी। ऐसे ही इसमें धारा नहीं जा रही तो I2 जो धारा AD में बह रही है वही DC में बहेगी। इसी प्रकार भुजा DC में इसी प्रकार भुजा DC में वही धारा बहेगी, वही धारा कौन सी वाली, I2, वही धारा I2 बहेगी जो भुजा AD में बहती है, जो भुजा AD में बहती है, जो भुजा AD में बहती है। ठीक है बेटा, इसमें भी जो भुजा AD में धारा बहती है वही इसमें बहेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, उम्मीद है। ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं और इसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, दूसरा वीडियो बना दूंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वैसे तो आपको आ ही जाएगा, इतना सिंपली मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फिर भी कोई समस्या है तो आप बेझिझक होकर के पूछें। अब यहां से देखो, अब बेटा अब यहां तक हो गया, यहां भुजा इसमें I1, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I2। अब बच्चों, अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, अब किरचॉफ के बच्चों कौन से नियम से, द्वितीय नियम से, अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से, मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय नियम से देख लो क्या कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम क्या करें बेटा, पहले पास यानी पास ABDA में, पास ABDA में धारा और संगत प्रतिरोध I1 प्रतिरोध P, तो I1P। ठीक है, BD में कोई धारा नहीं जा रही। ठीक है, अब ऐसे इसमें धारा की दिशा में चल रही तो यहां पे अब D से A में आएंगे, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, धारा आ रही है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे इधर की तरफ, तो ये ऋणात्मक लिया जाएगा। तो माइनस की धारा, माइनस का I2 इंटू R, I2 इंटू R, ये वाला, ये माइनस का हो गया, और बराबर इस वाले पास में कोई विद्युत भागफल नहीं है, कोई सेल नहीं लगा, तो विद्युत भागफल E बराबर 0 हो जाएगा। या इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, I1 इंटू P बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो I2 इंटू R, समीकरण नंबर फर्स्ट बना दो। ठीक है, अब देखो बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब
बच्चों द्वितीय बंद पास, ये फर्स्ट बंद पास हो गया, ये सेकंड बंद पास हो गया। अब द्वितीय बंद पास बी सी डी बी में, द्वितीय बंद पास किस में बेटा? बी सी डी बी में, बी सी डी बी में। तो इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से चलोगे, I1 धारा है, Q इसका प्रतिरोध है, C पर आ गए, धारा इधर उधर की तरफ जा रही है, हम आ रहे हैं इधर की तरफ, तो चिन्ह माइनस का आएगा, I2 इंटू क्यू, सॉरी S है, I2 इंटू एस। जब इधर आएंगे, अब यहाँ पे कोई प्रतिरोध धारा नहीं है तो कुछ नहीं इसमें लगेगा, और यहाँ पे बेटा कोई सेल नहीं लग रहा, तो बराबर 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर सेकंड। अब आप क्या कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे सकते हैं। समीकरण फर्स्ट से सेकंड में भाग देने पर, क्या करने पर? भाग देने पर। समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर। समीकरण फर्स्ट है आपका बच्चों I1P बराबर I2R, समीकरण फर्स्ट, और यहां पे I1Q और बराबर I2S, ये भाग लगा दो यहां पे, ये समीकरण नंबर सेकंड है। तो बेटा भाग लगाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही बच्चों क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का प्रतिबंध है। इसमें किन्हीं तीन प्रतिरोधों के मान ज्ञात होने पर हम किसी एक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें एक बात और जान लीजिए कि यहां ये बच्चों पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको सवाल ये पूछा जाता है कि यदि बच्चों सेल और धारामापी की, सेल व धारामापी की स्थितियों को परस्पर बदल दें। परस्पर का मतलब होता है आपस में बदल दें। जहां सेल लगाए वहां लगा दो धारामापी, और जहां धारामापी लगाए वहां लगा दो सेल, परस्पर बदल दें तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे परस्पर बदल दें तो संतुलन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेटा इसका उपयोग भी पूछ लेता है कभी कभार कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या है, तो आप ये कहेंगे इसका उपयोग है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग क्या है, तो आप कहेंगे इसका उपयोग, बढ़िया उपयोग है भाई। उपयोग क्या है बेटा? इसके सिद्धांत का उपयोग करके बेटा पोस्ट ऑफिस बॉक्स यानी पीओ बॉक्स का निर्माण किया गया, और इसी का सिद्धांत का उपयोग करके मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज बनाया गया, ठीक है। मीटर सेतु का उपयोग किया। मीटर सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही है मीटर सेतु भी, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु से छोटे प्रतिरोधों को नापा जा सकता है, मीटर सेतु से बड़े प्रतिरोधों को भी आसानी से नाप सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा टॉपिक आपका खत्म, चैप्टर भी खत्म हो गया है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।